हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम। लास्ट सेशन में हमने चाइना की शिनहाई रेवोल्यूशन 1911 किया एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो चाइनीज रेवोल्यूशन है, इसमें ही सिविल वॉर का पीरियड है वो स्टार्ट होता है। जब 1911 की रेवोल्यूशन हो जाती है उसके बाद इसकी हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा चेंजेस आते हैं, जिसमें मोनार्की को खत्म कर दिया गया, फिर रिपब्लिकिज्म है वो इस्टेब्लिश होता है, देन पॉलिटिकल पार्टीज है वो ओरिजिनेट होती हैं एंड इसके बाद जो सिविल वॉर का पीरियड है जो 1927 से लेकर 1949 तक चलता है। तो आज हम सिविल वॉर करेंगे। पहले सिविल वॉर के पहले की सिचुएशन, कैसी सिविल वॉर की सिचुएशन है वो अराइज होती है। तो इसमें सबसे पहले करते हैं वॉर लॉर्ड इरा जो 1916 से लेकर 1928 तक चलता है। हमने अपने लास्ट सेशन में देखा जो जुहान शिकाई थे 1915 में अपने आप को ऑटोक्रेटिक रूलर हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं और उसके बाद 1916 में उनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद जो चाइना है, चाइना की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। क्योंकि इस टाइम में चाइना के पास उस पर रूल करने के लिए, उसको यूनाइट करने के लिए कोई भी अच्छा रूलर नहीं था। तो जिस सिचुएशन वॉर लॉर्ड इरा है वो कब स्टार्ट होता है? इट बिगिन इन 1916 अपॉन द डेथ ऑफ जुहान शिकाई हु बिकेम द डिक्टेटर आफ्टर जिनहाई रेवोल्यूशन। तो जब जुहान शिकाई है इनकी डेथ हो जाती है तो पावर के लिए लड़ाइयां हैं वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जितने भी वॉर लॉर्ड्स थे, जितने भी बाहुबली थे वो ये चाहते थे चाइना हमारे अंडर आए। तो इस तरह चाइना की जो फ्रेगमेंटेशन है वो वॉर लॉर्ड पीरियड में स्टार्ट होती है। जो जुहान की डेथ थी इसने ही वॉर लॉर्ड फ्रेगमेंटेशन ऑफ चाइना है इस पीरियड को लेकर आई थी। तो जुहान डेथ क्रिएटेड अ पावर वैक्यूम व्हिच लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ चाइना, जिस वजह से ही चाइना फ्रेगमेंट हुआ है। तो जब चाइना की सिचुएशन वर्स्ट हो गई थी उसके बाद 1917 है, इसमें डॉक्टर सन है वो वापस आ जाते हैं। जब 1915 में जुहान शिकाई एक एम्पायर बन जाते हैं उसके बाद वो जितने भी केएमटी के मेंबर्स थे इन मेंबर को एक्सपेल कर देते हैं। तो डॉक्टर सन थे एंड इसके जितने भी मेंबर्स थे ये मेंबर जापान की शरण में चले जाते हैं। जब 16 में इसकी डेथ हो जाती है, आफ्टर दैट जब सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है तो 1917 में वो वापस चाइना में आते हैं ताकि चाइना को यूनाइट कर सके और 4 इयर्स की एफर्ट्स लगाते हैं। उसके बाद अपनी गवर्नमेंट है इस गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं इन ग्वांचू इन साउथ, मीनिंग जिस साउथ के एक छोटे से एरिया में रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो साउथ का एक छोटा सा एरिया है ग्वांचू, जिसमें जे सन है वो अपनी रूलर स्टार्ट कर देते हैं। बाकी जो एरिया है, जो नॉर्थ का एरिया है, नॉर्थ का एरिया टोटली फ्रेगमेंटेड है। जे वॉरलॉर्ड्स हैं इनके अंडर ही रूल किया जा रहा था। इस तरह वॉरलॉर्ड का पीरियड है जो 1916 से 28 तक चलता है, लेकिन कहीं कहीं जो वॉरलॉर्ड का इरा है टाइम पीरियड है 1940 तक भी चलता है। तो वॉरलॉर्ड के टाइम पीरियड के बिटवीन ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है इसका जन्म होता है, मीनिंग एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है जिसको 1921 में फाउंड किया जाता है बाय शेन डुक्साइल एंड ली डेजो। इन दोनों के द्वारा ही क्या की जाती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी फॉर्मेशन की जाती है। एंड उस टाइम जो माओ जेडोंग थे ये भी बहुत बड़े फाउंडिंग मेंबर थे जो आगे जाके बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो माओवादी है, माओवादी माओ जेडोंग के नाम से ही जुड़ा हुआ है, माओइस्ट है वो इनके नेम से ही जुड़े हुए हैं। तो इस तरह जब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश हो जाती है, जो डॉक्टर सन थे, डॉक्टर सन की पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था, केएमटी, और इस पार्टी का क्या नाम था, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, दोनों सेम ही नाम है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब
दो पॉलिटिकल पार्टीज बन गई, एक सन की केएमटी पार्टी एंड सीसीपी पार्टी। तो इस स्टार्टिंग में जब सीसीपी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म होती है तो डॉक्टर सन थे, इन्होंने एक्टिव कोऑपरेशन दिखाया, जिस सीसीपी के अंगेस्ट नहीं थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी एंड केएमटी पार्टी है आपस में मिलकर काम करती है। तो डॉक्टर सन बिगिन अ पॉलिसी ऑफ एक्टिव कोऑपरेशन विद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, इसके साथ कोऑपरेशन में रहते हैं। जी कहते हैं अगर हम चाइना को यूनाइट करना चाहते हैं तो केएमटी एंड सीपीसी को आपस में मिलकर ही काम करना पड़ेगा, इसलिए इनमें बहुत ज्यादा कोऑपरेशन होती है। इनकी कोऑपरेशन इतनी ज्यादा होती है, जो मेंबर्स हैं, जो केएमटी के मेंबर हैं वो ही कम्युनिस्ट पार्टी के भी मेंबर होते हैं, कम्युनिस्ट के मेंबर्स हैं वो केएमटी के भी मेंबर्स थे। तो इनकी मेंबरशिप भी सेम ही थी। तो जो मेंबर्स केएमटी के हैं वो सीपीसी को फेवर करते थे एंड सीपीसी केएमटी को फेवर करती थी। लेकिन उसके बाद सिचुएशन चेंज होती है जब सिविल वॉर होता है। सिविल वॉर इन दो पॉलिटिकल पार्टीज के बिटवीन ही होता है। तो चाइना ने क्या करना था, इसको यूनाइट करना था। चाइना को यूनाइट करने के लिए क्या किया जाता है, डॉक्टर सन है वो कहते हैं कि इसके लिए हमें आर्मी की जरूरत है, हमको मिलिट्री रेस करनी पड़ेगी, इसीलिए सोवियत यूनियन की हेल्प लेती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी है, सोवियत यूनियन से इन्फ्लुएंस थी। 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन आई थी जो कम्युनिस्ट को प्रमोट कर रही थी, तो सोवियत यूनियन की जी हेल्प ले रहे थे। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो तो रशिया से ही इन्फ्लुएंस थे। केएमटी थी जो डेमोक्रेसी में, रिपब्लिक में बिलीव करती थी। तो इस तरह इन्होंने सोवियत यूनियन की हेल्प लेने स्टार्ट कर दी ताकि जी चाइना को यूनाइट कर सके। और उसके बाद जो डॉक्टर सन है 1925 में इनकी डेथ हो जाती है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाती है। इस टाइम में जनरल चियांग के शेक है, इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो जब 1925 में डॉक्टर सन है उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो नए चेयरमैन बनते हैं केएमटी के वो बनते हैं चियांग के शेक, जो कि इसके नेक्स्ट सक्सेसर थे, जो केएमटी पार्टी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो इन्होंने चाइना को यूनाइट करने के लिए नॉर्थर्न एक्सपीडिशन है वो स्टार्ट किया। 1926 से लेकर 28 तक नॉर्थर्न एक्सपीडिशन होता है, क्योंकि जिस साउथ में रह रहे थे और जो नॉर्थ एरिया था वो सारा का सारा फ्रेगमेंटेड था, वॉर रोड के अंडर आता था, इसीलिए इन्होंने नॉर्थ में खुद यूनाइट करने के लिए एक्सपीडिशन किया। तो इस तरह चियांग लॉन्च्ड अ मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द वॉरलॉर्ड्स ऑफ द नॉर्थ टू यूनिफाई चाइना, जो चाइना को यूनिफाई करना चाहते थे। जब 1928 में नॉर्थर्न एक्सपीडिशन होती है, इसमें सक्सेस गेट कर कर आते हैं। जब इन्होंने सक्सेस गेट की तो इसके बाद जो चियांग है इनकी पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, लोग इनको फेवर करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो चियांग की नेचर थी वो सन की नेचर से टोटली डिफरेंट थी, जो सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी को फेवर कर रहे थे। लेकिन जो चियांग थे वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे, वो कहते थे अगर हम चाइना को बचाना चाहते हैं तो कम्युनिस्ट को खत्म करना चाहिए। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट थे, जिस वजह से सिविल वॉर है वो स्टार्ट हो जाती है। नाउ द सिविल वॉर जो 1927 से लेकर 1949 तक चलती है। जो सिविल वॉर थी ये किस किस की बिटवीन थी, जो केएमटी पार्टी थी जिसको नेशनलिस्ट पार्टी भी कहा जाता था, तो इसके आर्मी को नेशनलिस्ट आर्मी कह रहे थे। और जो किसके अगेंस्ट थे, सीपीसी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसको रेड आर्मी भी कहा जाता था। इस तरह केएमटी एंड सीपीसी जिन दो पॉलिटिकल पार्टीज थी इनकी बिटवीन सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। अब जो सीपीसी है, सीपीसी ट्राइंग टू स्टार्ट अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन शंघाई एंड वुहान, क्योंकि वहां पर जो सीपीसी है कम्युनिस्ट पार्टी है इसका ही दबदबा था। तो वहां पर जी चाहते हैं हमारी कंट्री में भी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन होनी चाहिए, सोशलिज्म है इसको इस्टेब्लिश होना होगा। तो इसीलिए जे वहां पर क्या कर देते हैं, इसके लिए थोड़े थोड़े प्रयास करते हैं, जिस वजह से वहां के लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, जिस वजह से जो कम्युनिस्ट पार्टी है इसके मेंबर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो थोड़े ही टाइम में
क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं। जो कम्युनिस्ट पार्टी में माओ थे, जो लोगों को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे, जब जिस स्पीच देते थे लोग इनके पास आ जाते थे, जो लोगों को कहते थे, उनकी जो एग्रीकल्चरिस्ट लोग थे, जो पीजेंट थे, जो पुअर थे, इनको बताते थे अगर कम्युनिज्म आ जाएगा इससे आपके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। इसीलिए लोग कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में चले जाते हैं। एंड माओ की स्पीच ने इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसलिए जो सीपीसी पार्टी है बहुत जल्दी फेमस हो जाती है। लेकिन जो चियांग है, जो केएमटी पार्टी के अब लीडर थे, इन्होंने क्या किया, ये तो पहले से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है इनके अंगेज थे, तो ये क्या करते हैं, जो सीपीसी है इसको खत्म करना चाहते थे। तो जब इस टाइम में जब सीपीसी एंड केएमटी इनके पार्टी के मेंबर्स सेम थे, लेकिन ये चाहते थे अब मेंबर्स अलग अलग हो जाए, तो जो चियांग है, चियांग क्या करते हैं, पुल ऑफ सीपीसी कैडर्स फ्रॉम केएमटी बाय चियांग लेड टू बिगिनिंग ऑफ वॉर। इट मींस क्या हो गया, जो केएमटी पॉलिटिकल पार्टी थी इनमें से जो सीपीसी के मेंबर्स थे इनको रिमूव कर दिया गया। इन्होंने जो भी कम्युनिस्ट के फेवर में बोलता था उनको मरवा देते थे, तो जे कुछ भी इनके अंगेंस्ट नहीं सुनना चाहते थे, तो कम्युनिस्ट के फेवर में नहीं थी, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे इनको मरवाना शुरू कर दिया, जिस वजह से ही जो सिविल वॉर है वो स्टार्ट होती है। तो इन्होंने क्या किया, जो सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे इन मेंबर्स को अर्बन एरिया में से निकलवा दिया, तो जो मेंबर्स हैं अर्बन एरिया को छोड़कर रूरल एरिया में चले जाते हैं। देन फेज 1 ऑफ सिविल वॉर जो 1927 से लेकर 37 तक चलता है, मीन सिविल वॉर के 2 फेज हो गए। पहला फेज 27 से लेकर 37 तक, 37 के बाद जब यूनाइट हो जाते हैं, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है उसके बाद फिर से सिविल वॉर है वो स्टार्ट हो जाती है। तो फेज 1 है, इसमें सिविल वॉर कैसे होती है, तो इस टाइम तक जो केएमटी और सीसीपी अलायंस था ये टोटली कोलैप्स कर गया था ड्यूरिंग द नॉर्थर्न एक्सपीडिशन। एंड इन्होंने जो सीसीपी है इसको भी खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की थी, इसीलिए नेशनलिस्ट जो केएमटी पार्टी थी ये ही मोस्ट ऑफ चाइना कंट्रोल कर रही थी। मीनिंग चाइना किसके अंडर था, केएमटी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर था। जो शिकाई है वो ही इसके लीडर थे। एंड जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अर्बन एरिया से रूरल एरिया में मूव कर गई थी। तो सीपीसी ड्राइवन फ्रॉम इट्स अर्बन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स टू रूरल एरिया, इनको रूरल एरिया में जाना पड़ा क्योंकि जो केएमटी के मेंबर्स थे, केएमटी के मेंबर्स सीपीसी के अंगेज थे, वो पूरे आर्मी लेकर आ जाते थे और जो कम्युनिस्ट थे इनको मारना शुरू कर देते थे। लेकिन जो रूरल एरिया था इनमें क्यों उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप नहीं था एंड इसीलिए रूरल एरिया में कम्युनिस्ट पार्टी का छुपना बहुत इजी था। तो वहां पर रूरल एरिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे इन्होंने विलेजर्स को भी अपने साथ मिला लिया। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की जो इसके एजेंडा था, इसके जो एडवांटेज थे उनको समझाया। लोग भी कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को फेवर करने लगे थे। एंड जब भी वॉर होती थी सीपीसी के जो मेंबर्स थे, जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे, जो गुरिल्ला टेक्निक है इसको यूज करते थे ड्यूरिंग वॉरफेयर, क्योंकि जो गुरिल्ला वॉर है इसमें जो सिविलियंस होते हैं इनकी डेथ बहुत ज्यादा कम होती है। लेकिन जो केएमटी पार्टी के मेंबर्स थे क्योंकि वो कम्युनिस्ट को मारना चाहते थे पूरी आर्मी लेकर आ जाते थे। एंड जो आर्मी आती थी उस आर्मी सिविलियंस को भी मार देते थे। केएमटी के मेंबर्स जो कम्युनिस्ट को खत्म करना चाहते थे इन्होंने इनको मारने के लिए इवन कि अगर किसी विलेज में जो कुआं है उस कुएं में पानी में जहर मिला देते थे, विलेजेस को आग लगा देते थे। इसीलिए लोग केएमटी पार्टी के अंगेंस्ट हो जाते हैं। इन्होंने बहुत ही रिगरस मीन्स हैं, इन मीन्स को यूज किया था। तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है एंड केएमटी पार्टी की पॉपुलैरिटी खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो इसी टाइम पीरियड में चाइना में कम्युनिज्म है वो राइज करता है। इसके बहुत सारे कॉजेस थे। पहले तो रशियन रेवोल्यूशन था, इसका इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता है। और सेकंड केएमटी पार्टी से लोग खुश नहीं थे, पीपल्स डिसकंटेंट विद
KMT पार्टी। एंड थर्ड जो माओ थे, माओ की लीडरशिप बहुत कमाल की थी, जिस वजह से लोग कम्युनिज्म के फेवर में आए थे। एंड इस टाइम में जो एजुकेशन है वो स्प्रेड हो गई थी, सब थे वो एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहते थे। तो इन वजह से जो सिविल वॉर है वो स्टार्ट होती है, कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म की पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड इसी बिटवीन जब इन दोनों में वॉर चल रही है, KMT CPC को खत्म करना चाहती थी, तो इसमें एक इवेंट होता है जिसको पूरी हिस्ट्री में कहा जाता है एक्सोडस और द लॉन्ग मार्च ऑफ द कम्युनिस्ट, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है कि उन्होंने लॉन्ग मार्च किया। चाइना में तो ये कहा जाता है अगर चाइना बचा है, चाइना डिवेल्प हुआ है, चाइना की इस्टेब्लिशमेंट हुई है, इसका कोज क्या है? लॉन्ग मार्च ऑफ द कम्युनिस्ट। लॉन्ग मार्च की वजह से ही चाइना इस्टेब्लिश हो पाया है। तो लॉन्ग मार्च क्या था? तो अब क्या है, जो चियांग है, चियांग की पॉलिसीज थी, वो पॉलिसी क्या थी? कम्युनिस्ट के अगेंस्ट थी। तो उनका आउटरेजियस बिहेवियर था, वो चियांग उन्होंने कंपेल कर दिया कम्युनिस्ट को टू मूव टूवर्ड्स द प्रोविंसेस ऑफ शियांसी इन नॉर्थ फ्रॉम क्यांशी। मींस जो वो साउथ में रहते थे, साउथ से अब वो कहाँ जा रहे हैं? नॉर्थ में जाना था। तो उन्होंने कहा जो पहाड़ों से होकर हम शैंसी में पहुंचेंगे वहां जाकर हम बच सकते हैं। तो जो आप इमेज में देख पा रहे हो क्यांशी है जिन साउथ में है, और इसके लिए इन्होंने बहुत ही बड़ा मार्च किया था जो 10,000 किलोमीटर का मार्च था, ताकि जे अपने आप को कम्युनिस्ट को बचा सके। तो इसी को ही लॉन्ग मार्च कहते हैं। लेकिन चियांग है, चियांग को भी जो माओ का आइडिया था वो पता चल गया, तो उन्होंने उनके पीछे आर्मी भेज दी। तो चियांग कॉल्ड इट फ्यूनरल मार्च, इसको वो फ्यूनरल मार्च कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो इस टाइम लोगों के पीछे चल गए, उनको मारना शुरू कर दिया। जो जी लॉन्ग मार्च था अक्टूबर 1934 में स्टार्ट होता है और अक्टूबर 1935 में खत्म होता है। एक साल का लॉन्ग मार्च था जिसमें लोगों ने सिर्फ 100 डेज है उस दिन आराम किया था। पीछे से जो KMT पार्टी के मेंबर्स हैं, आर्मी है, वो आ रही थी। तो ये मार्च बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों के लिए दुखदायी था, जिसमें उन्होंने अपने आप को आगे भी लेकर जाना था और पीछे से जो आर्मी आ रही थी उससे भी बचाना था। तो इन्होंने एक साल में 10,000 किलोमीटर की जो सफर है वो पैदल ही कवर किया था। ये अकेले नहीं थे, इनके पास पूरा सामान था, इनके पास आर्टिकल गन्स थी जिसके साथ ये मूव किए थे। तो इसके लिए ये कहा जाता है जो जे मार्च हुआ था इसमें 19,000 लोग थे, वो चलना शुरू करते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ 20,000 लोग ही पहुंच पाते हैं। इस तरह जो लॉन्ग मार्च था चाइना की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मार्च माना जाता है। तो जो इसकी सक्सेस थी, इसका सक्सेस का क्रेडिट किसको जाता है? इट गोज टू माओ ज़ेडुंग एंड कमांडर सुट, जिनके क्या किया, जिन्होंने अपनी आर्मी है, अपने जो बुद्धि है, इसकी वजह से अपने लोगों को बचाया और उनको सही सलामत पहुंचाकर एक नई जगह पर जीनान में अपनी गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश की थी। इस तरह लॉन्ग मार्च से क्या होता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप को बचा पाई थी। तो ये 1934 से स्टार्ट होता है, 1935 तक चलता है। जो चियांग है, चियांग इनके अगेंस्ट 27 से चला जाते हैं, उनको मारना शुरू कर देते हैं। ये 4 टाइम अनसक्सेसफुल रहते हैं, 5th टाइम लोग लॉन्ग मार्च करते हैं। और जब 37 होता है इसके बाद क्या होता है, यूनाइटेड फ्रंट है वो इस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि 1931 में जापान ने मंचूरिया पर अटैक कर दिया था और उसके बाद जो जापान है इसका अग्रेशन इंक्रीज होता जाता है। तो बाद में क्या होता है, KMT एंड CPC कम्युनिस्ट पार्टी है, दोनों आपस में मिल जाती हैं, मिलकर जापान है, जापान का सामना करना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह जो सिविल वॉर का फर्स्ट फेज है ये खत्म हो जाता है। उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट आता है, देन फिर वर्ल्ड वॉर 2 आएगी, उसके बाद दोबारा से जो फेज 2 है वो सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी। वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी वीडियो प्यारी है तो पोस्ट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।